Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss the thermodynamic temperature scale. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, कार्नोट थ्योरम की स्टेटमेंट देखी थी, उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर लिया था, वन न्यूमेरिकल भी देख लिया था हमने किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल. ये हम डिस्कस कर रहे हैं BSc सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री. ठीक है, तो अब आता है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल. ये आपका स्पेशल टॉपिक मेंशन है, मीन्स 1 या 2 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन 1 या 2 मार्क्स में बाई चांस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल का मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या बताता है ये. ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई भी आप देख लो, जो टेम्परेचर स्केल होता है ना, सिंपल हम पर्टिकुलर जो भी टेम्परेचर स्केल है ना, वो डिपेंड करता है थर्मल एक्सपेंशन पे. ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस का थर्मल एक्सपेंशन कैसे हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे हम सिंपल लैब में देखो, हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं. ठीक है, थर्मोमीटर से, तो उसमें हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट मिलता है आपका, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफरेंट का हम मेजर करते हैं, तो डिफरेंट सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ना वो कैसा है. तो सिंपल वैसे टेम्परेचर स्केल देखते हैं ना, तो वो तो डिपेंड करता है कि थर्मल एक्सपेंशन कैसा हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, जैसे हम मरकरी में देख लिया. लेकिन जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है ना आपका, वो है ना कॉन्स्टेंट नहीं होता. क्या कॉन्स्टेंट नहीं होता आपका, देखो क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन. जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है ना टेम्परेचर का, वो क्या नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता एक टेम्परेचर रेंज में. जैसे हमने किसी कोई भी सब्सटेंस मान लो, जैसे फॉर सपोज कर लो ये सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर रेंज देख लिया कि मैं 100 से 200 के बीच में ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन देख लिया जिसकी कुछ वैल्यू होगी. ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट रेंज पे देखा तो वो कॉन्स्टेंट नहीं मिला आपका, तो ये डिफिकल्टी आ गई. ठीक है, देखो ऐसे तो भाई फिक्स हो जाता तो ये ठीक था, लेकिन ये तो डिफरेंट आ रहा है, मीन्स इसमें तो अनसर्टनिटी आ गई. इसमें तो टू डिफरेंट हो गए ना, कि देखो थर्मल एक्सपेंशन पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो अलग देखो, और कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वो भी आपका जो टेम्परेचर रेंज पे कांस्टेंट नहीं हो रहा. तो इस जो है क्या नाम है इसका, लॉर्ड केल्विन. ठीक है, इसने क्या किया, ये डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए उसने एक टेम्परेचर स्केल दिया जो किस पे बेस्ड था, आपका एफिशिएंसी पे. ठीक है, तो क्या हुआ, इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्या देखा, जो हमारा लॉर्ड केल्विन था ना, एक साइंटिस्ट था, उसने ये देखा, लॉर्ड केल्विन ने एक टेम्परेचर स्केल सजेस्ट किया जो किसके ऊपर बेस्ड था, एफिशिएंसी के ऊपर, एफिशिएंसी ऑफ ए रिवर्सिबल इंजन. ठीक है, उसने जो टेम्परेचर स्केल दिया ना, सजेस्ट किया ना, तो वो एफिशिएंसी पे डिपेंड करता था रिवर्सिबल इंजन के ऊपर. उसी स्केल को क्या बोलने लगे हम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल. ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्केल बोल दो, कैल्विन स्केल भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि टेम्परेचर को हम कैल्विन में मेजर करते हैं, तो इसका नाम कैल्विन स्केल भी है. ठीक है, कैल्विन स्केल टी. तो इसने क्या कर दिया, हमने कंसीडर कर लिया कि जैसे कोई भी रिवर्सिबल मशीन है, कोई भी इंजन मान लो जो ऑपरेट कर रहा है दो कांस्टेंट टेम्परेचर पे. देखो सिंपल जब हमने ना कार्नोट इंजन देखा था, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती थी, या कोई भी हीट इंजन, तो 1 - T2/T1 होती है, या बोल दो T2 - T1/T. तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो वैसे ही हमने मान लिया कि कोई भी रिवर्सिबल मशीन है, मान लिया वो ऑपरेट कर रही है दो टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर आपके, जैसे T1 T2 हमने 2 मान लिया. हीट रिजर्वर जो एक तो आपका सोर्स का काम कर रही है, एक सिंक का काम कर रही है, ये हमें पता है. ठीक है, तो जो टेम्परेचर होगा ना हर एक रिजर्वर का, नए स्केल पे देखोगे, जैसे डिफरेंट स्केल देखेंगे हम, तो जो टेम्परेचर है रिजर्वर का वो किसके प्रोपोर्शनल मिला, जो टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल मिला क्वांटिटी ऑफ हीट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है. देखो टी है ना, वो डायरेक्टली मिला हमें क्यू के. ठीक है, तो जो टेम्परेचर है वो हमें डायरेक्टली मिला कि कितनी आपकी हीट है ना ट्रांसफ़र हो रही है इससे, जो भी किसी भी रिवर्सिबल स्केल में. हमने मान लिया कि देखो Q2 आपका मान लिया कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है किसी भी रिजर्वर पे हाई टेम्परेचर पे. जैसे टेम्परेचर को हम यहाँ पे किस में मेजर करेंगे, थीटा से. ठीक है, थीटा यहाँ पे टेम्परेचर स्केल के लिए हम यूज़ करेंगे टी. तो मीन्स थीटा 2 है, वो डायरेक्टली किसके हो जाएगा, Q2 के. मीन्स टेम्परेचर डायरेक्टली मिला, जितनी भी हीट रिजेक्ट हो रही है ना उससे, जो भी आपका रिजर्वर ले रहे हो, जैसे हाई टेम्परेचर लो, उसकी डायरेक्टली मिला. ठीक है, तो हमने मान लिया कि Q2 अगर ट्रांसफर हो रही है हीट हाई टेम्परेचर पे, तो वो थीटा 2 इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा. इफ़ Q1 हीट ट्रांसफर हो रही है किस पे, लोअर टेम्परेचर के ऊपर, तो किसके हो जाएगा, प्रोपोर्शनल थीटा 1 के. थीटा 1 टेम्परेचर स्केल. ठीक है, तो इसके रिस्पेक्टिव में क्या स्केल देखा गया, तो इक्वेशंस दे दी उन्होंने, देख सकते थीटा 2/थीटा 1 वो किसके प्रोपोर्शनल मिला, Q2/Q1, यहाँ से थीटा 2 Q2 के, Q1 इसके, जो ये थीटा 1 है टेम्परेचर स्केल के लिए. तो ये देख लिया कि रेशियो है ना दो टेम्परेचर का, यहाँ पे थीटा 2 थीटा 1 क्या है, टेम्परेचर का रेशियो ही तो है. द रेशियो ऑफ द टू टेम्परेचर डिफाइन इन दिस वे. वो किस पे डिपेंड करके, वो डिपेंड कर रहे हैं वो किस पे, हीट रिजेक्शंस पे. वो इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो इन्होंने क्या डिफिकल्टी देख ली, भाई ये नहीं देखेगा कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, वो कैसा भी हो, वो तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है. जैसे एफिशिएंसी में हमने देखा था कि वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ओनली
क्या देख रहा है, टेम्परेचर देख रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे हम देख ले सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया कि जो थीटा टू जो रेशियो है दो टेम्परेचर स्केल का, वो किसकी प्रोपोर्शनल आ गया, हीट रिजेक्शंस पे। तो वो इंडिपेंडेंट किस पे होगा, किस पे इंडिपेंडेंट होगा, नेचर पे। नेचर पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, नेचर ऑफ एनी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सब्सटेंस पे। तो ये हमारी डिफिकल्टी रिमूव होगी, क्योंकि हमें टेम्परेचर जो नेचर तो देखना ही पड़ा कैसा है। बस सिंपल देखो हीट का रिजेक्शन कितना हो रहा है, उसके हिसाब से उन्होंने स्केल बना दिया। तो ईजी था, तो हम देख सकते हैं ये।